प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक ऐसी योजना है जिसके बारे में आप सबने सुना होगा और इसके अंतर्गत बनाए गए सुंदर घरों को देखा होगा। मिशन के तहत 1,14,00,000 घर स्वीकृत हुए हैं। योजना के इसी शानदार सफर पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सचिव आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। आइए हम इनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार, हमारे इस PMI पॉडकास्ट सीरीज़ का आज पहला एपिसोड है। इस एपिसोड में हमारे साथ आज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स श्रीमान दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं। तो आज सर के साथ हम एक इनफॉर्मल तरीके से डिस्कशन करेंगे कि किस तरह PMI अर्बन का जर्नी रहा है 25 जून 2015 से लेकर अब तक का जो सिलसिला रहा है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। तो सर, हम जानना चाहेंगे सर, पहले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ये हमारे जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है सर इस कंट्री में, उसके लिए सर किस तरह का रिस्पांस, किस तरह का तैयारी रहा है सर? सुभाषिष, धन्यवाद आपको। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे शहरों का कितना तेजी से देश में विकास हो रहा है। हमारे देश में जब हम आज़ाद हुए थे तो अर्बन पॉपुलेशन कुछ 16% हुआ करती थी। इनफैक्ट देश की आबादी ही कुल मिलाकर के 32 करोड़ के आसपास थी। जब 2011 का मतगणना हुआ उसमें देश की आबादी का करीब 31% से ज़्यादा यानी लगभग 38 करोड़ आबादी अर्बन एरिया में रहने को पाई गई। और जो हमारा अर्बन एरिया और रूरल एरिया में जो ग्रोथ हुआ, डिकेडल ग्रोथ जिसको कहते हैं, अर्बन एरिया का डिकेडल ग्रोथ कहीं ज़्यादा हुआ। उसको लेके जो प्रोजेक्शंस किए गए उसके मुताबिक आज की तिथि में मैं समझता हूँ कि लगभग देश की अर्बन एरिया की आबादी 46 करोड़ के आसपास होगी और ये आबादी 2030 तक बढ़ करके करीब 60 करोड़ तक पहुँच जाएगी। ये गति के हिसाब से जो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शंस हैं, हमारी आबादी 2051 की मतगणना में लगभग 88 करोड़ होगी शहरी इलाके में रहने वाली, यानी हम लगभग 40-42 करोड़ आबादी और जोड़ने वाले हैं अपने अर्बन एरिया में। अब आप सोचिए कि शहर में जो कोई आता है, क्यों आता है? अपनी जिंदगी सुधार करने के लिए आता है। उसको बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, बेहतर खान पान चाहिए, बेहतर उसको व्यवसाय का साधन चाहिए, यानी जिंदगी को और सुधार करके बेहतर करने के लिए आता है। लेकिन होता क्या है, जब वो आता है तो उसको जो है स्लम्स में रहना पड़ता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। इनफॉर्मल सेटलमेंट में रहना पड़ता है। उसको जो लंबा दूरी तक वहाँ पे एक पोल्यूशन, जो हम अगर देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पोल्यूशन का जो रिपोर्ट आती है, दुनिया के 20 टॉप शहरों में 17 शहर हिंदुस्तान के थे। यानी जब लंबा अवधि तक वो साइकिल से या पैदल जब चलता है तो उस पोल्यूशन से एक्सपोज होता है, उसके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ता है। शहरों में कंजेशन होता है, आपको अगर मुश्किल से 10 किलोमीटर चलना है उसके लिए 45 मिनट से लेकर 1 घंटा लग जाता है। तो इतने किस्म के चैलेंजेस अभी हाल के समय में तमाम शहरों में बाढ़ आ गई, यहाँ तक कि बॉम्बे जैसे शहर में बाढ़ आ गई, गुड़गांव में बाढ़ आ गई, चेन्नई में बाढ़ आ गई। तो ऐसी बहुत किस्म की चैलेंजेस शहरी इलाके में होते हैं। और जिस प्रकार से हम अभी तक अर्बनाइजेशन के ऊपर जो हमारा रहा, अगर आप देखें पीछे से जो 1951 में हमारा पहला प्लान बना, तब से लेकर के छठे प्लान तक तो अर्बन के बारे में हम चर्चा भी नहीं करते थे। छठे प्लान के बाद छोटा मोटा हमने चर्चा करना चालू किया, लेकिन वास्तव में 2004 के बाद से जब JNNURM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन हुआ, उससे कुछ फोकस बढ़ा अर्बन एरिया के बारे में, लेकिन ये बिल्कुल एडहॉक तदर्थ रूप में था। कोई फोकस नहीं, क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे सुधार करना चाहते हैं, ऐसा कोई फोकस नहीं था। लेकिन इस बात की मैं तारीफ करूंगा कि पहले बार अर्बन एरिया के बारे में एक इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया।
लेकिन अगर आप सोचें कि जिस तेजी से अगर हमारा ये अर्बनाइजेशन हो रहा है और होता रहा, और हम अगर ठीक से इसको व्यवस्थित तरीके से नहीं एड्रेस किए, तो शहर में रहने वालों की जिंदगी इतनी खराब हो जाएगी कि लोग शहर में आना नहीं चाहेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि शहरों के विकास के लिए एक फोकस तरीके से, एक इसका जो एकीकृत तरीके से इसका प्लान बने और इसका डेवलपमेंट हो। इसके बारे में ईसर अहलुवालिया जी की अध्यक्षता में एक कमेटी, हाई लेवल कमेटी बनाएगी। उस कमेटी का अनुमान था कि लगभग 39 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे अगले 30 साल में। ये मैं बता रहा हूँ 2011-12 का रिपोर्ट। उसके बाद मैकेंजी की एक रिपोर्ट आई, लगभग उसी समय में आई, और मैकेंजी के रिपोर्ट में लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का अनुमान किया गया। अब इतने बड़े अनुमान, इतना पैसा आएगा कहां से और कैसे ये सब सारा का सारा खर्च होगा? खाली पैसा आने की बात नहीं है, खर्च करने की क्या क्षमता है आप में? शहर वो खर्च कर सकते हैं? क्योंकि JNNURM का जो एक्सपीरियंस ये था कि बहुत सारे कुछ सैंक्शन किए गए, वो काम ही नहीं हो पाए क्योंकि शहरों की क्षमता नहीं थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक नए किस्म का आपको न केवल पहल की जरूरत थी, बल्कि क्षमता विकास की भी आवश्यकता थी, एक इम्प्लीमेंटेशन की भी स्ट्रेटजी की आवश्यकता थी। और वो मैं समझता हूँ कि जो नई सरकार आई 2014 में, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्रित्व में, उनके जो एक विज़न था शहर के बारे में, उस विज़न के बारे में जो उन्होंने निर्णय लिया, आज लगभग 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्चा हमने पिछले 6 सालों में किया और बड़ी तेज़ी से शहरों का अलग अलग किस्म से विकास हो रहा है। धन्यवाद सर। सर, ये जब आपने 2017 में सचिव पद में कार्यभार संभाला आपने, उस समय जो टारगेट्स थे आपके सामने 1 करोड़ घर का, वो सर तब आपको लगता था कि सर ये हो पाएगा कि मटेरियलाइज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा सर? कि देखिए 2017 में जब मैंने सचिव का पद यहाँ पे ज्वाइन किया हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, उसमें कुल मिला के प्रोग्रेस 16-17 लाख की प्रोग्रेस थी और हमारे सामने लक्ष्य था 1 करोड़ 12 लाख का। लक्ष्य तो बहुत बड़ा था, लेकिन ये ऐसा लक्ष्य था जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो इतना उनका जो है, उनका विजन और उनका जो मार्गदर्शन और उनका जो इस पे जो सोच है, उसको ट्रांसलेट करने के लिए पूरे देश भर में जिस प्रकार की जो है एक उन्होंने माहौल खड़ा किया, एक टीम इंडिया का माहौल, मैं कहूँगा कि उसमें राज्यों ने भी उसकी भागीदारी हुई, हमारे शहरों की भी भागीदारी हुई, जो हमारे अदर स्टेक होल्डर्स हैं, नरेडको, क्रेडाई, सबकी भागीदारी हुई। सब ने मिल करके उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने का एक तौर तरीका ढूंढना चालू किया और वो रास्ता जैसे आप आगे बढ़ते गए, वो रास्ता बनता चला गया और मुझे जो लक्ष्य एक बहुत बड़ा पहाड़ सा लगता था, वो लक्ष्य पूरा होता नजर आया और आज उसका मैं कहूँगा कि उसका ही एक प्रयास का एक क्या कहते हैं परिणाम है कि आज हम 113 लाख मकान स्वीकृत कर दिए हैं। करीब 85 लाख से ज़्यादा मकान हमारे जिनके ऊपर काम चल रहा है, 50 लाख से ज़्यादा मकान हम पूरा करके लोगों को दे चुके हैं। तो इतनी सारी खुशियाँ लोगों को मिल चुकी हैं, ये उसी का परिणाम है। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ही इस स्कीम में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है, समय समय पर मार्गदर्शन भी किया है। आपको क्या लगता है सर, हमारे इस जो अचीवमेंट हुए हैं अब तक, उसमें उनका मार्गदर्शन का कितना रोल रहा है? मैं तो कहूँगा कि ये स्कीम है ही बिकॉज ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई सोच कर भी सकता है, क्योंकि बिल्कुल एक सिहरन हो जाती है। ये देश के न केवल ग्रामीण बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में जब देश की आज़ादी का जब हम 75वीं जयंती मनाए तो हर कोई का अपना पक्का मकान हो, और मकान भी ये चार्ज वाली नहीं, मकान वो जिसके भीतर पीने का पानी हो, जिसमें गैस का चूल्हा हो, जिसमें टॉयलेट हो, जिसमें आपका बिजली हो, ये सब तमाम सुख सुविधाओं के साथ, यानी उस परिवार को एक पंख मिल जाए उड़ने के लिए कि जिससे पंख मिल करके उस उड़ान जो आर्थिक उड़ान है वो पूरी अच्छे से परिवार कर सके, बच्चे अच्छे से पढ़ सके, माँ
का स्वास्थ्य अच्छा हो सके, पिता का स्वास्थ्य अच्छा हो सके, और वो जो आर्थिक व्यवस्था में जो कुछ भी कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कर सके सर। तो ऐसा जो लक्ष्य, जो इस प्रकार की सोच ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी। अब सोच के बाद उसको कैसे संभव किया जाए, वहाँ पे भी उनका, जैसे मैं जब 2017 में ज्वाइन किया तो जो पहला ही उनका जो प्रगति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी प्रगति में एक समीक्षा करते हैं, वो पूरे देश भर के सारे सचिवों की और सारे लोगों की समीक्षा, राज्य के मुख्य सचिव की समीक्षा होती, उसमें उन्होंने कहा कि क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं जिससे कि दुनिया की बेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को आप हिंदुस्तान में ला सकें। और मैं सोचता हूँ कि उस पर जो हम लोगों ने परिश्रम किया उसका नतीजा निकला ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। जब उन्होंने एक ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए जब एक बार रिव्यू कर रहे थे इसी प्रगति में, तो उसमें जो बात आई कि सारे के सारे ग्रीवांसेज आपके जो है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के हैं, लोग लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि उनको कब लोन मिलेगा, क्या मिलेगा, कब मिलेगा। और उससे हमने पैदा किया क्लैप, एक पूरा कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम जिसके माध्यम से ये राइट फ्रॉम एप्लीकेशन से लेकर के उसका जो डिसबर्सल तक लेकर के हर एक स्टेज को हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा चीज़ निकल कर गया है। इस प्रकार से आप इस साल का 1 जनवरी उन्होंने मौका दिया, जो हमारे लाइट हाउस प्रोजेक्ट है, उस लाइट हाउस प्रोजेक्ट को जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए तमाम सारे राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण और उन्होंने मिल करके उसको जो है वहाँ का उसका शिलान्यास किया। उनका समय समय जो रिव्यू हो रहा था, तो मैं समझता हूँ कि हमें इतना मार्गदर्शन प्राप्त होता है और इतना प्रोत्साहन प्राप्त होता है जिसका नतीजा, और हमें ही नहीं पूरे देश को, जब हमने लखनऊ में जो हमारे लाभार्थी थे, हमारे 36 राज्यों या केंद्र शासित राज्यों के हर राज्य से एक लाभार्थी आया था और उनसे जब बात कर रहे थे उसको सुन करके लगता था कि किस प्रकार से उनको उनके आंखों के सपनों को उन्होंने साकार होते के लिए उन्होंने सपना देखा, उस सपने से हर एक के सपने को उन्होंने पूरा करने की जो बात की, और जो लोगों में एक ऐसी एनर्जी, उन्होंने अद्भुत एनर्जी जो लोगों में डाल दी, जिसका नतीजा है कि आज हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर, अपना जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है बहुत बड़ी स्कीम है। इस स्कीम को कंप्लीट करने के लिए सर अपना फंडिंग का क्या पैटर्न था और मॉनिटरिंग के लिए क्या था, और मकान समय से जल्दी कंप्लीट हो जाए तो टेक्नोलॉजी के लिए आपने सर इसमें क्या किया सर? देखो, मैं तो कहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जिस प्रकार से स्ट्रक्चर की गई उसमें उसके सक्सेस का बीज तो तभी बो दिया गया, और मैं इसके लिए तारीफ करना चाहूँगा, मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन था, तो उसको इस विजन को धरातल पर लाने के लिए हमारे तत्कालीन माननीय शहरी विकास मंत्री जो आजकल हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं श्री वेंकैया नायडू जी, उनको मैंने देखा था कितनी मेहनत करके उन्होंने एक एक चीज़ को डिटेल में जा करके कैसे इस पूरी स्कीम को स्ट्रक्चर किया, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चरिंग में गलती कर गए तो फिर स्कीम फेल कर जाएगी। स्ट्रक्चरिंग ऐसे की गई कि ताकि एक मोटिवेशन हो लाभार्थी के लिए, एक मोटिवेशन हो राज्यों के लिए, एक मोटिवेशन हो शहरों के लिए, मोटिवेशन हो सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, कि हर कोई मिल करके, एक आदमी इसको पूरा नहीं करता, सब कोई मिल करके इस काम को पूरा करे। उदाहरण के लिए जब स्कीम बनी तो उसको एक बुके बना जिसमें 4 अलग अलग किस्म के फ्लावर रखे गए। जो सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिनके पास अपना मकान तो है लेकिन इनएडिक्वेट है, छोटा है, टूटा फूटा है, शौचालय नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये एक बड़ी तादाद में लोग हैं, उनके लिए 1.5 लाख रुपए, जिससे कि उनको एक मोटिवेशन हो कि 1.5 लाख सरकार दे रही है, और राज्यों के लिए कोई सीमा नहीं, ऐसे चाहते तो कर सकते कि राज्य 50,000 दें, 1 लाख दें, 1.5 लाख दें, तो कोई राज्य 4 लाख दे रहा है, कोई 1.5 लाख दे रहा है, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई जिसकी जो क्षमता है, जिसके हिसाब से वो अपने अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इसको हम कहते हैं बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। कई सारे राज्यों ने इस बहाने अर्बन रियाज की शुरुआत की, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वहाँ पे मध्य प्रदेश में। उसके बाद तमाम सारे राज्यों को हमने एग्जाम्पल दिया, वहाँ भी लोगों ने पट्टे दिए, हाउसिंग के पट्टे दिए। मैं जब कलेक्टर हुआ करता था, एसडीएम हुआ करता था, हम लोग पट्टे देते लोगों को रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में पट्टे हमने नहीं दिए। पहले बार इसका शुरुआत किया तत्कालीन उस समय जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने शुरुआत की, उसका एग्जाम्पल तमाम सारे राज्यों में इसकी सुगंध गई और वहाँ भी उन लोगों ने पट्टे दिए। दूसरा,
एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। मतलब ये हुआ कि जो अगर पब्लिक एजेंसी के पास या प्राइवेट एजेंसी के पास ज़मीन उपलब्ध है, वो मकान बना सकते हैं, लेकिन लोग खरीदने की क्षमता नहीं रखते या बैंक से लोन नहीं मिल सकता, तो उसके लिए उन्होंने एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप बनाए, जिसके लोग मकान बनाए और लोगों को 1.5 लाख रुपए तो भारत सरकार दे देगी, राज्य सरकारें अलग अलग अमाउंट अपनी क्षमता के मुताबिक दे देंगे, बेनिफिशियरी अपना सारा फंड दे देगा, बैंक उसको लोन दे देंगे। इसका बड़ा फायदा हुआ। तीसरा जो उसकी स्कीम थी, इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट में जहाँ पे स्लम्स है तो स्लम्स बहुत फैला पड़ा हुआ है, तो क्या हम लैंड को मोनेटाइज कर सकते हैं, क्रॉस उसको एक तरह प्रकार से एक फंड से दूसरे फंड में जिसको यूज कर सकते हैं, क्रॉस सब्सिडाइजेशन जिसको कहते हैं, और उसमें 1 लाख रुपए। लास्ट जो बना बनाया मकान है, बना बनाया मकान अगर किसी के पास उपलब्ध है, उस मकान को सीधे खरीद सकते हैं बैंक के माध्यम से। तो उसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जो कि पहले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप के लिए था, बाद में ये स्कीम का लाभ जो है MIG के लिए भी दिसंबर 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया और उससे उसको भी लाभ इसको मिलना चालू हुआ। तो इस पूरे का पूरे बुके ऐसा बना, उसमें जब आप लोन लेंगे तो लोन के साथ आपका EMI लगभग 2,500 रुपये कम हो जाए। बहुत बड़ा एक असिस्टेंस था, इससे लोग मोटिवेट हुए। तो इसका पूरा स्ट्रक्चरिंग ऐसी थी कि जिससे लोगों को लाभ मिले। दूसरा, इसके लिए जो आपने फंडिंग की व्यवस्था की, तो फंडिंग के लिए एक तो राज्य सरकारों के लिए पूरी छूट दी गई कि आप जितना देना चाहें दे सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। तो कुछ राज्य तो 4 लाख भी दे रहे हैं, कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है, अलग अलग अपनी क्षमता के हिसाब से दे रहे हैं। बेनिफिशियरी अलग अलग स्रोत से पैसा ला रहा है। भारत सरकार के द्वारा एक हमने तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री जी के सामने एक भेजा, और मैं पर्सनली मिला भी, कि जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का जो बैकलॉग है, जो बचा हुआ पैसा है, क्या हम उससे ऐसा एक फंड क्रिएट कर सकते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक में, जिससे कि जो हमारे हाउसिंग के बैंक है वो जब लोन दे एफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के लिए, तो उनके लोन का इंटरेस्ट सब्सिडाइज हो जाए। जैसे अगर इंटरेस्ट 9% है तो घट के 7% हो जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय श्री जेटली साहब का, उनको ये बात अच्छी लगी। उन्होंने तुरंत बजट अनाउंसमेंट करके 10,000 करोड़ रुपये उसमें व्यवस्था की, और 10,000 करोड़ से फिर आगे फिर 10,000 करोड़ मिला, फिर 10,000 करोड़ मिला। उससे हमारा लोन का इंटरेस्ट का रेट कम हो गया। एक हम कैबिनेट के सामने ले गए नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड के लिए, तो नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड में 60,000 करोड़ का हमें व्यवस्था कैबिनेट ने हमें अप्रूव किया। ऑलरेडी हम 53,000 करोड़ रुपये उसका यूज़ कर चुके हैं एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स के तौर पे, ताकि बजट के बाहर हमको पैसा मिले, उससे भी हमको इसको फायदा। यानी पूरी की पूरी एक इकोसिस्टम ऐसा बना कि जिससे कि हमको फाइनेंशियल कोई दिक्कत न होने पाए। इसके बाद हमने एक तरीके समझे कि हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैंने कंस्ट्रक्शन परमिट है, एग्रीकल्चर लैंड को आपको नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने की बात है, ये सब सारी बातों के लिए इसमें भी एक रिफॉर्म्स के तौर पे यूज़ किया। और शहर के और इसके जो आज हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो हमारी रैंक 186 थी 2016 में, वो बढ़ के 27 हो गई। 159 रैंक का जो जंप हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो न केवल दिल्ली और मुंबई के लिए, बल्कि आज 2,535 शहरों के लिए, 19 राज्यों या केंद्र शासित राज्यों के सारे शहरों के लिए ये हो चुका है। और मैं समझता हूँ सारे राज्यों के सारे शहरों के लिए बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो एक पूरा इकोसिस्टम ऐसा बना जिससे इसका फायदा हो। बजट में जो तमाम किस्म के अनाउंसमेंट किए गए, उन बजट के अनाउंसमेंट से फ़ायदा हुआ। तो एक जैसे कि चाहे वो हमारे फिस्कल हो, इनकम टैक्स की जो छूट दी गई हो अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर के लिए, या इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप का स्टेटस दिया गया हो, इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया हो, जो GST में इसमें छूट, हर एक चीज़ का फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से हमारा क्रेडाई और नरेटको या और तमाम सारे लोग सब सारे के सारे इसको जुड़ गए। इसका भी हमें बहुत सारा फ़ायदा हुआ। जहाँ तक कैपेसिटी बिल्डिंग का सवाल है, IT का हमने बहुत प्रयोग किया। IT को यूज़ करके लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर लोगों में कैपेसिटी नहीं है तो कैसे बनाएंगे मकान। तो इसको हमने IT का यूज़ किया और अपना एक लोगों को सपोर्ट भी किया, राज्यों को सपोर्ट किया अपने ग्राउंड लेवल वर्कर के आधार पे, और उनके माध्यम से इस काम को पूरा करने में बड़ा सहयोग मिला। सर, आपने 2017 में जब एज ए सेक्रेटरी टेक ओवर की इस मिनिस्ट्री को, तो सर CLSS की प्रोग्रेस उस समय अच्छी नहीं थी। आज की डेट में CLSS 16 लाख से एबव बेनिफिशरीज उसमें बेनिफिट ले चुके हैं।
आपको इस प्रोग्रेस पे पहुंचने के लिए सर आपने क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जो कि हम यहाँ पहुंचे सर, मिनिस्ट्री यहाँ पहुंचे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो गौतम। जब मैं 2017 में इस सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का मैंने कार्यभार लिया, उसमें बाकी 3 स्कीम में कुल मिलाकर के 17-18 लाख का मुझे ख्याल है कि प्रोग्रेस तो था, लेकिन क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के बारे में सब जगह प्रश्नवाचक चिन्ह थे और मुझे सबको यही कन्विंस करना चाहता था कि साहब ये तो हो ही नहीं सकता, दुनिया में कहीं नहीं हुआ तो हिंदुस्तान में कैसे होगा। और मुझे उदाहरण दिया जाता था राजीव ऋण योजना का। वे राजीव ऋण योजना में कुल मिला के 10 साल में 18,000 हुए, तो आप कितना भी मेहनत करेंगे 5-6 साल में 1 लाख कर लेंगे। ये बहुत लक्ष्य आप लेकर के चल रहे नहीं कर सकते, मुझे उसके लिए मैं तैयार नहीं था। और आपको ख्याल होगा कि मैं हर हफ्ते उसमें क्या नाम था, कल्याण रमन और उनकी पूरी टीम, NHP की पूरी टीम और हमारी पूरी टीम, सबके साथ हर हफ्ते में 1-2 घंटे बैठ करके मैं पूरा इसके बारे में काफ़ी थिंकिंग करता था। और करते करते इसमें क्या क्या कमियां वो मुझे समझ में आ गई और फिर उसके हिसाब से मैंने टारगेट रख दिया। पहला टारगेट रखा कि हमको इस साल में 2 लाख पूरा करना है और होता हुआ नजर आया। और उसके बाद मुझे नई अगली अपॉर्चुनिटी मिली जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रीवांस रिड्रेसल के समय जब उन्होंने पूछा कि सारी आपकी समस्याएं यहीं क्यों आ रही हैं, तो मुझे दिख गया कि अरे कि सारी समस्याएं यहाँ आ रही हैं तो हमको कुछ करना चाहिए। और उसके लिए फिर क्लैप पैदा हो गया। क्लैप जो कि कम्प्लीटली IT बेस्ड सिस्टम था, जिससे बेनिफिशियरी को शुरुआत से लेकर अंत तक उसको चेंज कर रहे थे। तो यानी वो एक ऐसी व्यवस्था बनी और सबसे बड़ा चीज़ कि लोगों में कॉन्फिडेंस बनना चालू हो गया। जब हम राज्यों से बात करते तो उनमें कॉन्फिडेंस आना चालू होगा कि ये भी पॉसिबल है, नहीं तो लोग लोन के लिए अप्लाई नहीं करते थे। पहले बार हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हम तो खाली नेशनल हाउसिंग बैंक और हडको, जैसे हडको का तो कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ा सा था तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। हमने पहले बार इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमने CNO बनाया, उसका बड़ा फ़ायदा मिला। हमने बैंकों को उनको प्रधानमंत्री जी से पुरस्कार दिलवाया लखनऊ में 2018 में, जब हमारा ये एक बहुत बड़ा हमने अर्बन का चेंजिंग अर्बन लैंडस्केप का एक बहुत बड़ा एक्सपो और कॉन्फ्रेंस किया। वहाँ पे बैंकों को पुरस्कार दिला, एक SBI को पुरस्कार मिला और एक HDFC बैंक को पुरस्कार मिला। मुझे ख्याल है दोनों के हेड्स आए थे। तो मैं सारे बैंकों से सीधा बात करने लग गया। बैंकों का मैंने वर्कशॉप किया, सीधे उनको मैंने एड्रेस किया, बैंकों को एड्रेस किया कि कहाँ क्या कमियाँ, आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं। उन सारी एक तरह के जो भी शार्प एजेस थे सबको हमने स्मूथिंग करने की कोशिश की। और हमने कुछ नहीं किया, हमारी पूरी टीम ने किया, पूरे मिशन के हमारे लोगों ने किया, मिलकर के किया। और रिजल्ट ये हुआ कि आज लगभग 16.5 लाख क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में लाभान्वित लोग हैं, जिसमें 6 लाख तो मिडिल इनकम ग्रुप के हैं जो कि 2021 जून पर खत्म हो गया, 2021 मार्च में खत्म हो गया था। और करीब 10.5 लाख के आसपास लोग जो है EWS और LIG के हैं। तो ये इस काम को फ़ायदा मिला। सर थैंक यू सर।